विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व राष्ट्र समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन किया था। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय से अर्थ हम किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों के कुल जोड़ से लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते समय राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं की जानकारी होना आवश्यक होता है, जिससे हमें राष्ट्रीय आय किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इनमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आदि की जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम आज के अपने इस अध्याय में हम राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ मूल अवधारणाओं में से लेते हैं। पहली अवधारणा है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो घरेलू क्षेत्र की अवधारणा देश की भौगोलिक सीमाओं के विचार से अलग होती है। हम कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र यानी हमारे नक्शे में जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र है। जबकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ये भौगोलिक सीमाओं के विचार से थोड़ा अलग होता है। तो घरेलू क्षेत्र में हम क्या क्या शामिल करेंगे? तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे देश की राजनीतिक सीमाएं, और उन सीमाओं के अंतर्गत जो जल क्षेत्र आते हैं उन्हें भी हम सम्मिलित करेंगे। फिर हम सम्मिलित करेंगे देश के सामान्य नागरिकों द्वारा विभिन्न देशों के बीच संचालित जल एवं वायुयान, यानी जो हमारे एरोप्लेन और जलयान एक से दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं या संचालित किए जाते हैं, उसको भी हम शामिल करेंगे। जैसे एयर इंडिया के वायुयान है ना, विभिन्न देशों में उड़ानें भरते हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे जो हमारे सामान्य नागरिकों द्वारा कार्य किए जाते हैं। फिर हम घरेलू क्षेत्र में लेंगे मछुआरों के जहाज, तेल एवं गैस, अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु महासागरों में खुदाई करने के लिए लगाए गए यंत्र, यानी तेल और गैस के लिए, मछुआरों के लिए, जहाज के लिए, अन्वेषण के लिए यानी रिसर्च के लिए, और उत्पादन के लिए जो महासागरों में हम खुदाई करते हैं, उस खुदाई के काम में जो उपकरण आते हैं और जो हमने लवा स्थापित कर रखे हैं, उनको भी हम घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करेंगे। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में या जहाँ हमारे देश को एकाधिकार प्राप्त हो वहाँ काम करते हैं, और इनका संचालन हमारे देश के सामान्य नागरिक करते हैं। तो उनका संचालन देश के सामान्य नागरिक करेंगे, उन्हें हम घरेलू क्षेत्र में शामिल करेंगे। फिर इसके बाद आता है कि अन्य देशों में स्थित हमारे दूतावास, प्रत्येक देश में प्रत्येक राष्ट्र का एक दूतावास होता है, वाणिज्य दूतावास या कोई सैन्य शिविर हो, है ना, जैसे कहीं शांति सेना के रूप में हमारे यहाँ से सेना गई हुई है, तो वो भी घरेलू क्षेत्र में आएगी। लेकिन भारत में स्थित अन्य देशों के दूतावास भारत की भौगोलिक सीमा में होते हुए भी भारत के आर्थिक दृष्टि से आंतरिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि वो विदेशों के और अपने देश के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे देश के सामान्य नागरिक नहीं है वो। तो इस प्रकार से देश के घरेलू क्षेत्र को हम राजनीतिक क्षेत्र, क्षेत्रीय महासागर, जल एवं वायुयान, मछुआरों की नौकाओं आदि, अन्य देशों के राजदूत एवं वाणिज्य दूतावास आदि के समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये था घरेलू क्षेत्र। हम आते हैं दूसरी अवधारणा आएगी सामान्य निवासी। ये अवधारणाएं बीच बीच में जब हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे तो आएगी। सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट शब्द भी देश के नागरिकों से एक अलग अवधारणा है। किसी देश के सामान्य नागरिक या सामान्य निवासी वे होते हैं
जो आमतौर पर उस देश में रहते हैं, हमेशा ही मानते हैं, और जिनके आर्थिक हित उस देश से जुड़े हुए होते हैं। तो भारत के सामान्य निवासियों में भारत के नागरिकों के साथ साथ वे विदेशी भी सम्मिलित होंगे जो यहाँ रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं। यानी कोई विदेश से आया है और भारत में काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको सामान्य निवासी के रूप में शामिल करेंगे। जैसे भारत में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे नेपाली नागरिक जो यहाँ के उत्पादन, उपभोग, निवेश आदि आर्थिक गतिविधियों में कार्य करते हैं, तो उन्हें हम भारत का सामान्य नागरिक मानेंगे जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। इसके अलावा या इसके विपरीत अन्य देशों में, जैसे अमेरिका में, चाइना में, लंदन में या ब्रिटेन में 1 वर्ष की अधिक अवधि से मूलभूत आर्थिक गतिविधियों में भागीदार रह रहे भारत के नागरिक उन देशों के सामान्य नागरिक होंगे जहां वे सामान्यतः रह रहे हैं। भारत की दृष्टि से वो अनिवासी भारतीय होंगे जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं। तो वो भारत के लिए एनआरआईज होंगे, उन राष्ट्रों के लिए वो सामान्य नागरिक होंगे। तो सामान्य नागरिक हम किसे कहेंगे कि किसी देश में सामान्य निवासी वे होते हैं जो आमतौर पर उस देश में रहते हैं और जिनके आर्थिक उस देश से जुड़े हुए होते हैं। भले ही वो विदेशी हो, लेकिन उसके अगर आर्थिक हित हमारे देश से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वो सामान्य निवासी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम मध्यवर्ती वस्तुएं। जब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा और उससे जुड़े योगों को ठीक से समझ पाने के लिए हमें मध्यवर्ती उत्पादों एवं अंतिम उत्पाद, आगे एक और आएगा अंतिम उत्पाद, उन दोनों का अर्थ और उनके अंतर को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले आते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ये उन निर्मित वस्तुओं का साझा नाम है जिन्हें अभी आगे उत्पादन में काम लिया जाना है या जिनको आगे बिक्री की जानी है। इसको मान सकते हैं, मान लीजिए 1 लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन में काम आ रही चीज़ें उस वर्ष या उस वित्तीय वर्ष की दृष्टि से मध्यवर्ती उत्पाद होंगी। ये गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं और सेवाएं होती है, गैर टिकाऊ होती है, जिनका प्रयोग उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में करते हैं। अब उत्पादन प्रक्रिया में हम कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कच्चा माल, तेल, बिजली, कोयला, ईंधन और इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं, ये सभी हम उत्पादन क्रिया में काम में लेते हैं। पुनः बिक्री के लिए खरीद कर रखी गई वस्तुएं भी मध्यवर्ती उत्पादन ही मानी जाती है। जैसे तेल उत्पादन हेतु खरीद कर रखे गए तेल के बीज, धागा बनाने के लिए खरीदी गई कपास, है ना, तो ये भी मध्यवर्ती वस्तुएं मानी जाएंगी। और फिर अंतिम वस्तुएं। अब अंतिम वस्तुएं कौन कौन सी? उपभोक्ता द्वारा उपभोग या उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए खरीदे गए पदार्थों को हम अंतिम वस्तुएं मानते हैं। जैसे बाजार से हम कपड़ा लेके आए, उसका शर्ट बनाया, तो हमने वह अपने उपयोग के लिए लिया है ना। या फैक्ट्री का मालिक या उत्पादक अपने निवेश के लिए, मान लीजिए कोई मशीन खरीदता है, वो टायर बनाने की मशीन खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में वह उसके लिए अंतिम वस्तु मानी जाएगी। जिनका, क्योंकि इन वस्तुओं का आगे वापस न तो निर्माण हो सकता है और न ही पुनः विक्रय किया जाता है। अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा जो खरीदी गई वस्तुएं हैं उनका वह स्वयं उपभोग करता है। जैसे डबल रोटी है, मक्खन है, बिस्कुट है, उनको वो आगे वापस नहीं बेचता है, वो स्वयं उनका उपभोग कर लेता है, इसलिए ये अंतिम वस्तुएं मानी जाती है। कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती, ये निर्णय उस वस्तु के प्रयोग या उपभोग पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक हलवाई है, तो हलवाई द्वारा प्रयुक्त दूध, वो मिठाई बनाने के लिए जो दूध काम में लेता है, वो हलवाई के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। जबकि किसी परिवार के लिए, यानी अगर कोई परिवार, मान लीजिए हम लोग जो सुबह दूध लेते हैं, वो हमारे लिए अंतिम वस्तु है। तो मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा। जैसे एक हलवाई अगर दूध को काम में लेगा तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, और एक उपभोक्ता जब उस दूध को काम में लेगा तो वह अंतिम वस्तु माना जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है, ये याद रखना है हमेशा। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है।
केवल अंतिम वस्तुएं ही राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ी जाती है। क्यों जोड़ी जाती है? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में निहित होता है या शामिल होता है। यदि इनको अलग से हम जोड़ लेंगे तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया था डबल रोटी का, तो डबल रोटी के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या है? आटा, है ना। तो जो जो आटा डबल रोटी बनाने के काम में आएगा उसको हम मध्यवर्ती वस्तु मानेंगे और उसको हम अंतिम वस्तु नहीं मानेंगे तथा उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसलिए अंतिम वस्तुओं को ही केवल राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर हम उत्पादन का मूल्य। उत्पादक जो होता है या उत्पादक फर्में होती है या इकाइयाँ होती है, वो कच्चे माल यानी मध्यवर्ती वस्तुओं तथा साधन सेवाओं, साधन कौन कौन से हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम आदि, ये जो अर्थशास्त्र के साधन हैं, इनका प्रयोग उत्पादन के लिए करती है। और विभिन्न फर्में अनेक प्रकार की चीज़ें बनाती है। इन सभी चीज़ों के मौद्रिक मूल्य को उत्पादन का मूल्य कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना है, उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो हम उत्पादन का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू मात्रा इंटू कीमत, यानी वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत क्या है उससे हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। वो चाहे मध्यवर्ती वस्तु हो या अंतिम वस्तु हो, या हम उसका अलग अलग भेद नहीं करेंगे। उत्पादक जो उत्पादन बाजार में बेचते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि किसी वर्ष के दौरान हुआ सारा उत्पादन उसी वर्ष में बिक जाए, क्योंकि सारा का सारा माल उसी वर्ष में बिक जाना संभव नहीं होता है। तो जो माल अनबिका रह जाता है वह स्टॉक या भंडार के रूप में जुड़ जाता है, तो वो उत्पादन का स्टॉक रह जाएगा जो अनबिका रहेगा। तो इस दृष्टि से वर्ष के दौरान भंडार में आया परिवर्तन भी उत्पादन का अंश होगा। तो उसके इस ऐसी स्थिति में यह सूत्र बदल जाएगा और अब सूत्र हो जाएगा उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू बिक्री प्लस भंडार में परिवर्तन। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती उपभोग भी सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती उपभोग व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए इसे उत्पादक के मूल्य में से घटा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि क्या है? इसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड बोलते हैं। उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के दाम घटाकर हमें मूल्य वृद्धि के आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो मूल्य वृद्धि उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर होती है। तो मूल्य वृद्धि क्या हो जाएगी? मूल्य वृद्धि इज इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग व्यय। जो उत्पादकों ने मध्यवर्ती उपभोग किया है उसको हम उसके उत्पादन के मूल्य में से घटा देंगे। उत्पादन के मूल्य और मूल्य वृद्धि की अवधारणा को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक किसान ने अपने खेत में उत्पादित 500 रुपये की कपड़ा मिल को बेच दी। मिल ने उससे 1500 रुपये का कपड़ा, है ना, मान लीजिए 300 मीटर कपड़ा बनाया उसने 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो उसने 1500 रुपये का कपड़ा बनाया। लेकिन कपड़े के इस मूल्य में कपास के दाम भी शामिल है जो उसने 500 रुपये में किसान ने बेची थी। तो वह कपास मिल द्वारा इस्तेमाल किया गया मध्यवर्ती उत्पाद था। जो कपास किसान ने बेची वो मिल के लिए मध्यवर्ती उत्पाद था। अतः मध्यवर्ती लागत 500 रुपये जो है वो कपड़ा मिल द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में मूल्य वृद्धि 1000 रुपये ही होगी, क्योंकि 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1500, या 1500 का उसने कपड़ा बनाया माइनस
मध्यवर्ती वस्तु कपास का मूल्य कितना था, 500 रुपये, उसमें से 1500 में से घटा दिया तो हमारे पास बच गया 1000 रुपये। तो इस प्रकार से मूल्य वर्धी या वैल्यू एडेड को निकाला जाता है। इसके पश्चात आते हैं हम सकल एवं शुद्ध। दो तरह की हमारे पास ये अवधारणाएं आएंगी, ग्रॉस एंड नेट। इन दोनों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की को मापते हैं या उसका आकलन करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने से पूर्व या हमें सकल और निवल या शुद्ध का भेद समझ लेना चाहिए। जैसे हमने पहले जो है मूल्य वृद्धि की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो सकल मान है, शुद्ध मान नहीं है। तो बाजार में प्राप्त विक्रय मूल्य में सभी प्रकार की लागतें शामिल होती है। जो बाजार में हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उसमें सभी प्रकार की लागतें सम्मिलित होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में अचल पूंजीगत साधन जैसे मशीन है, भवन है आदि में घिसावट होती रहती है। तो जो घिसावट होने से उसकी कीमतें कम हो जाती है। मान लीजिए कोई मशीन है जिसको बार बार काम में लिया जाता है तो उसमें घिसावट आ जाती है, तो उससे उसकी कीमत कम रह जाती है। इसे हम सामान्य घिसावट या अचल पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। इसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। प्रत्येक उत्पादक को मूल्यह्रास का प्रावधान रखना पड़ता है। बाजार दामों पर आकलित उत्पादन का मूल्य वस्तुतः सकल उत्पादन का मूल्य होता है। इसी प्रकार मूल्य वृद्धि भी सकल मूल्य वृद्धि कहलाती है। लेकिन जब हम मूल्यह्रास के प्रावधान को उत्पादन के मूल्य एवं मूल्य वृद्धि में से घटा देते हैं तो हमें शुद्ध मान प्राप्त हो जाता है। तो हमें शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सकल मान में से मूल्यह्रास को घटाना होगा। यानी जो गिरावट हुई है मशीनों की, भवन की, उसको हमें घटाना होगा, जो उनका मूल्य या कीमत कम हुई है। फिर हम आते हैं बाजार कीमत और साधन लागत। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है। जब हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वही उस वस्तु की बाजार कीमत होती है ना। और जो विक्रेता होता है इस कीमत का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार के पास जमा करा देता है, क्योंकि उसमें जो अप्रत्यक्ष कर, जो बिक्री कर होता है वो शामिल होता है। तो इसके अंतर्गत आएगा अप्रत्यक्ष कर। सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, उनको बेचने और आयात पर जो उत्पादन शुल्क, विक्रय कर और सीमा शुल्क आदि लगाए जाते हैं, इन करों से वस्तुओं के बाजार के विक्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जितना प्रतिशत कर लगाया जाता है उतनी प्रतिशत कीमत बढ़ जाती है। फिर हम लेते हैं आर्थिक सहायता, जिसे हम अंग्रेजी में सब्सिडी कहते हैं या अनुदान कहते हैं। तो सरकार कई बार उत्पादकों को अपने द्वारा निर्धारित कम दामों पर वस्तुएं बेचने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देती है। सरकार इसलिए सहायता देती है ताकि वो कम दामों पर वस्तुओं को बेचें। यह सहायता उन्हीं वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाती है जिनका उत्पादन सरकार बढ़ाना चाहती है। यदि ये आर्थिक सहायता अप्रत्यक्ष करों में से हम घटा दें तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं अप्रत्यक्ष कर जो हम सरकार को चुकाते हैं उसी में से सरकार आर्थिक सहायता देती है। तो अगर हम अप्रत्यक्ष करों में से इस आर्थिक सहायता को घटा दें तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो इस प्रकार से हमने आज राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं का अध्ययन किया है। इसके संबंध में आप लोगों के कोई सजेशन हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। सामान्यतः ये जितनी भी अवधारणाएं हमने ली है, इन अवधारणाओं के संबंध में कई बार छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। जो 2-2 नंबर के सवाल आते हैं उसमें पूछा जा सकता है अप्रत्यक्ष कर क्या है, आर्थिक सहायता क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन का मूल्य क्या होता है, सकल और शुद्ध में क्या अंतर होता है, मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडेड क्या होता है,
इसी प्रकार से हमने जो पूर्व में ली है, पूर्व में जो उदाहरण लिए, घरेलू क्षेत्र क्या है, सामान्य निवासी हम किसे कहेंगे, या इसी प्रकार से मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, अंतिम वस्तुएं क्या है, तो इनके बारे में छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और आगे जब हम राष्ट्रीय आय की गणना पढ़ेंगे उस समय ये सारे शब्द हमारे सामने आएंगे, तो ये हमें पहले से समझ में होना जरूरी है।